हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो लेके आ चुके हैं। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज़ हैं इतिहास और भूगोल के 50 क्वेश्चन इतिहास के और 50 क्वेश्चन भूगोल के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट जो ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। एक भी फालतू क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतिहास के पहले देखते हैं। राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति या फिर ये सारे? तो आंसर होगा ये सारे, ये सभी, ये सारे कारक हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो इटली से शुरुआत हुई थी इसकी। किससे हुई थी? इटली से। वीडियो को प्लीज़ बच्चों लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह कौन सा देश है? राष्ट्रवाद जहाँ से प्रारंभ हुआ ना वो बच्चों फ्रांस है। वो देश कौन सी है? फ्रांस। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मेजिनी थे। वो कौन थे? मेजिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो जब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप ना गणतंत्र की स्थापना हुई थी उनकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो थी ऑटो वन बिस्मार्क की। बहुत ज़्यादा प्रमुख इंपॉर्टेंट रोल था उनका। आगे बढ़ते हैं, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही एग्जाम में आते हैं बार बार। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ज्यूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था इटली का एकीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा अभी मैंने इस पर बेस्ट क्वेश्चन पढ़ा था 1848। ठीक, फेडरिक सारियो कौन था? तो ये एक फ्रांसीसी कलाकार था। फेडरिक सारियो कौन था बच्चों? एक फ्रांसीसी कलाकार। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, कुस्तुतुंतिया की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो 1832 में हुई थी कुस्तुतुनिया की संधि। मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी सही नहीं है। ठीक है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? तो 1804 में हुआ था नेपोलियन संहिता का निर्माण। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की 1804 नागरिक संहिता को प्रायः क्या कहा जाता है? तो नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैकोबिन दल का संबंध किससे है? तो फ्रांस से है जैकोबिन दल का संबंध। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाइए, बेल्जियम किस देश की अधीन था? तो बेल्जियम इटली के अधीन था। किसके अधीन था? इटली के। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, जाल्वे राइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 में हुई थी। जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो ऑटो वन बिस्मार्क था। ठीक है, कौन थे? बिस्मार्क। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, गैरिबाल्डी संबंधित था किस चीज़ से? इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की बहुत बड़ी भूमिका है, तो इटली के एकीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो इटली के लिए किया था। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ये आपको बताना है। तो भारत वापस आने पर उन्होंने पहला जो सत्याग्रह किया था वो किया था चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1909 में। ठीक, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम गीत के लेखक।
सुना है ना आपने गाना वंदे मातरम, है ना, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, ये वाला जो गाना है। कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था वो क्या था? वो था पूर्ण स्वराज्य की मांग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्थान की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। कौन से हिंसक घटना के कारण? चौरा चोरी घटना के कारण। ठीक है, गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था 1920 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। ठीक, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1919 में, रॉलेट एक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या थी? तो ये एक शुद्ध आत्मिक बल था सत्याग्रह। ठीक है, और रॉलेट एक्ट बहुत ही बेकार वाला एक्ट था। उसके तहत अंग्रेज जिसको चाहे उसको उठा के बंदी बना सकते थे, उस पर कार्रवाई कर सकते थे जिन पर शक हो। तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और उसके बाद में आपको पता है सबसे बड़ी घटना हुई थी ना, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। जलियांवाला कांड हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में, और जिसमें हजारों लोगों को गोली मार दिया गया था, आपको पता ही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी जी का था, करो या मरो। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? क्योंकि नमक हर कोई इस्तेमाल करता था। ठीक है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। तो ये सभी कारण थे। ऑप्शन नंबर 4। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? तो 1915 को लौटे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो आयात पर कर बढ़ाना यह वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषता है। निम्नलिखित में से किन देशों के वर्ग को केंद्रीय शक्तियों कहा जाता है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की ये केंद्रीय शक्ति के कैटेगरी में आते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पे पड़ा था? तो अमेरिका पे पड़ा था सबसे बुरा प्रभाव। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की नहीं है? तो आय और व्यापार में काफी गिरावट आई थी। ये वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया था, वो कौन था? वो थे हेनरी फोर्ड। कौन थे? हेनरी फोर्ड थे, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 को महामंदी आ गई थी विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे, क्या कहलाते हैं? गिरमिटिया कहलाते थे। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली थी? अफ्रीका में फैली थी यार। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादा भेजे जाते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? यूरोप था विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र 18वीं शताब्दी में। वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? रेशम मार्ग। क्या कहलाते हैं बच्चों? रेशम मार्ग कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ।
सिल्क रूट से संसार के कौन से भाग जुड़े हुए हैं? तो यूरोप और उत्तरी अफ्रीका जुड़े हुए हैं सिल्क रूट से। ठीक है, तो ये मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए इतिहास के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा भूगोल के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन है? पवन ऊर्जा है, वन भी है, वन को अगर तुम लगाते रहो तो वो भी नवीकरणीय है, जल भी है, तो आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचक्रीय संसाधन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल, ये अचक्रीय, एक बार इस्तेमाल कर दोगे तो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, जीवाश्म ईंधन। पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये चीज है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है लौह अयस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य, दोबारा उसको हम कर सकते हैं, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है? तो वो है जलोढ़ मृदा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो 46% है मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? तो बांगर और दूसरा है खादर, इसमें व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है पीला, लेटेराइट मिट्टी का। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में की जाती है सीढ़ीदार खेती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है। आगे बढ़ते हैं, कई बच्चे पूछते हैं सर आप कहाँ से हो? हम उत्तराखंड से हैं। ठीक है, पर्वतों पर मृदा अपरदन साधन है क्या? पवन, हिमनद, जल, सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन कौन सा होता है? चट्टानें, पशु, पौधे, ये जैविक संसाधन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? भू खनन का। ठीक है ना, तो जो अत्यधिक सिंचाई, भूमि निम्नीकरण के लिए लोग बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं, टरबाइन लगाते हैं अंदर अंदर तक, है ना, मोटर से पानी खींच खींच के सिंचाई करते हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? मालवा प्रदेशों में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, याद रखिएगा, मालवा प्रदेश। भूमि एक किस प्रकार की साधन है? तो भूमि एक प्राकृतिक साधन है। ठीक है, भगवान ने बनाया इसे। निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार कौन सा नहीं है? सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है? तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये सबसे बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो सीधी भागीदारी कौन नहीं करता? वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन सीधी भागीदारी नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लुप्त जाति है? तो लुप्त जाति है एशियाई चीता, ये लुप्त हो चुका है। भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? चंदन संकटग्रस्त है। ठीक, जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो अभयारण्य उदाहरण है इसका सबसे पहला वाला। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है, रामनगर में। ठीक है, कभी आइए साथ में चलते घूमने। भारत में जिस राज्य स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं वो कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा है।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चिपको आंदोलन संबंधित है किस चीज से? वन संरक्षण से संबंधित है। पेड़ को ऐसे चिपक के रखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में उपस्थित है सुंदरवन। स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग कृषि। ठीक है ना, इधर उधर जा जाके कृषि करते हैं, स्थानांतर कर करके कृषि करके वहाँ फिर जला देते हैं, झूमिंग कृषि कहा जाता है इसे। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अधिकतम किस वर्ष लागू किया गया? वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था। ठीक है। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, सरिस्का बाघ रिजर्व। जल के नवीनीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला कौन सा प्रक्रम है? तो जलीय चक्र है। ठीक। निम्न में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है? तो सतही अफवाह है और भौम जल भी है। ये दोनों आंसर सही हैं। धरातल पर जल की कमी का कारण क्या है? तो वितरण इसका सबसे बड़ा कारण है। सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? वह है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि सतलज व्यास नदी पर है। ठीक। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो वह है हीराकुंड परियोजना। ठीक। अगला क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण क्या है? तो नहर है वहां पे आ चुके, इंदिरा गांधी नहर। भारत में जिस राज्य में प्रत्येक घर में छत का वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया, वो कौन सा देश है? सॉरी, कौन सा देश बोल रहा हूं, कौन सा राज्य है? वो तमिलनाडु। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, ये सभी। सॉरी गाइस। सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध बना है चेनाब नदी पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है। महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह है बच्चों ओडिशा नदी पर, ओडिशा में, ओडिशा नदी बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ? नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर बांध। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो भागीरथी नदी पर बनी हुई है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कावेरी नदी। राणा प्रताप सागर बांध किन निम्न में से किस से संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है राणा सागर प्रताप बांध। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है असम। ठीक। निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? तो जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, जूट की खेती होती है। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था? तो 7वें दशक में हुआ था। निम्न में से कौन सा उस प्रणाली को दर्शाता है जिससे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि, जैसे धान। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन है? दाल है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो आपको पसंद ज़रूर आए हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और वीडियो ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करना है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।